नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी सीटेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों, आपको बता दें कि 31 प्रश्न संख्या 31 से लेके 90 प्रश्न जो होते हैं वे पूरा 60 नंबर का प्रश्न आपके सामाजिक अध्ययन से पूछा जाता है। और प्रत्येक प्रश्न जो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं सभी प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं और आगे भी इनकी आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न है दोस्तों, अभिकथन और कारण बेस पहला प्रश्न है। यहाँ पे कहा गया कि अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन दे रखा है कि 1960 में द्विभाषी मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। उसका कारण यहाँ पे बताया गया क्यों ऐसा हुआ था। 1966 में पंजाब का विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए था। तो निम्नलिखित में से सही कथन का आपको सही विकल्प यहाँ से चुनना है। तो यहाँ पे जो अभिकथन बताया गया है कि 1960 में द्विभाषी मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। और वहीं पे जो इसका कारण बताया गया है कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो इसमें दोस्तों दोनों अलग अलग अगर बात करें तो दोनों ही बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या जो है वो नहीं करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे कहा गया डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है? भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। सही विकल्प का चयन कीजिए कि किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो धार्मिक समानता, समान भोजन और भाषाई समानता के कारण इसको लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। सामाजिक विशेषाधिकार जो है किसी का जन्म का परिणाम है। तो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना या सवाल करना खड़ा कर दिया? तो सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे और सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य की ऊष्मा, पृथ्वी पर चट्टानों और महासागर, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। और क्या चीज़ है जो वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो बिल्कुल यहाँ पे हम बात करेंगे तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यही कारण होता है, यही चीज़ होती है जिसके कारण वायु पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर दोस्तों कारण और कथन बेस प्रश्न फिर से आपके सामने आ चुका है। इसमें कहा गया है कि अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़िए। अभिकथन दे रखा है कि शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। उसका कारण बताया गया है यहाँ पे कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको यहाँ पे चयन जो है वो करना है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम बात करेंगे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए थे। बिल्कुल, क्योंकि उनके शासनकाल में क्योंकि उनके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो दोनों ही सही हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें अलग अलग तो दोनों अलग अलग भी सही हैं। और आर जो है जो कारण बताया गया है वो भी एक ही सही तरीके से जो है वो व्याख्या
करता है। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कहा गया है कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। हमारा जो सौर परिवार है निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। नक्षत्र मंडल, ग्रह और सूर्य, उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुब्ध ग्रह या उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह या क्षुब्ध ग्रह या सप्तऋषि। तो हमारा सौर परिवार जो है निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना हुआ है। तो सूर्य, देखिए बात करें अगर, तो हमारा जो सौरमंडल है, सौर परिवार है, वो किससे किससे बना हुआ है? सूर्य से बना हुआ है, ग्रह उसमें शामिल हैं, उपग्रह, क्षुब्ध ग्रह और उल्का पिंडों को मिलाकर ही खगोलीय पिंड का निर्माण हुआ है। ठीक है, सौर परिवार का। तो बिल्कुल, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है, इसमें देखिए यहाँ पे 2 कारण दिया गया है और कथन यहाँ पे दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, कथनों ए और बी को ध्यान से पढ़िए। पहला है कि जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। वहीं कथन बी है कि इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास की 3 कला, प्राचीन, मध्य, आधुनिक में बांटा। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। ठीक है, दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो बात करें दोस्तों, यहाँ पे जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया, बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा कथन है वो गलत है। ठीक है, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास के 3 कला, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा कि ये सही है किंतु बी बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा कारण उपयुक्त है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत तरीके से जो है निर्माण हो रहा है? पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है, पहाड़ महाक्षयित हैं, पहाड़ी लोग रेल मार्ग को बना रहे हैं, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, कारण कथन बेस। दोस्तों अब आपका जो प्रश्न या पेपर होता है उसमें कारण और कथन बेस अक्सर एग्जाम में आपके प्रश्न जो है देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे भी कहा गया है कि प्रश्न संख्या 39 है और पूछा गया है कि कथनों ए और बी को ध्यान से पढ़िए। पहला है कि कथन 1970 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। दूसरा है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि 1970 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मारा और इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो इसमें से कौन सा सही है? ए बी दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे बात करें तो इसका ए भी सही है और इसका बी भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम धीरे धीरे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले उपयुक्त कथन का आपको चुनाव करना है। तो बिल्कुल यह बेसिन उपोष्ण है और इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः कैसी है? मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्तों, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? पंडित रमाबाई और विशेष लिंगम पतलू के द्वारा और ताराबाई शिंदे के द्वारा
ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है उसकी रचना की गई थी? तो स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है उसकी रचना जो है ताराबाई शिंदे सुधारक के द्वारा की गई थी। ताराबाई शिंदे, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पे मिले? सही विकल्प का चुनाव करें। गारो हिल्स में, मालाबार हिल्स में, सुलेमान और किर्थर हिल्स में या नीलगिरी हिल्स में? तो गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य जो हैं वो कहाँ पे मिले थे? बता दें आप सभी को, सुलेमान और किर्थर हिल्स में मिले थे। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है कि सुलेमान और किर्थर हिल्स पे। चलिए अगला प्रश्न है। अब यहाँ पे दोस्तों 2 प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कहा गया है कि यहाँ पे आपको कथन ए और बी पढ़ना है और सही विकल्प का आपको चयन जो है वो करना है। कहा गया है कि यहाँ पे अभिकथन दिया है, अब कथन आप पढ़िएगा। कहा गया है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। बिल्कुल उसका तर्क दिया गया है यहाँ पे। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें इस प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो सही विकल्प का चयन आपको यहाँ पे करना है कि रूढ़िवादी धारणा जो अभिकथन दिया गया है और उसका जो तर्क है दोनों ही सही हैं या केवल तर्क सही है, अभिकथन गलत है, तो फिर यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है लोगों को ऐसे काम से रोकती हैं जिसमें वे अच्छे होते हैं। अभिकथन तो बिल्कुल सही हो गया। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें इस प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों ही सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन और हीलियम। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा दोस्तों कि नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से वायुमंडल में अधिकांश कौन सी 2 गैसें अधिकांश पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है और उसके अलावा क्या है? ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे फिर दोस्तों का कथन बेस्ड प्रश्न यहाँ पे आपके सामने। कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए। पहला कथन दे रखा है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो निम्नलिखित में से सही कथन को आपको चुनना या सही विकल्प इसमें से कौन सा है? ठीक है, वेद समाज की जो स्थापना है 1864 में हुई थी मद्रास में, बिल्कुल सही है। वहीं वेद समाज जो है आर्य समाज से प्रेरित था, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब बता दें आप सभी को कि इसका राइट जवाब जो ऑप्शन नंबर 3 होगा ये सही है, किंतु बी क्या है? गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 1929 ईस्वी में पारित किया गया था और इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की जो न्यूनतम आयु यहाँ रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी कि पुरुष की आयु कितनी होनी चाहिए और महिला की आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो पुरुष, देखिए यहाँ पे दोस्तों पुरुष और महिला की हम बात करें तो 18 वर्ष और 16 वर्ष आयु जो है यहाँ पे रखी गई थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने। और इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। कहने का मतलब है कि जूट उत्पादन में भारत और बांग्लादेश जो है बहुत अग्रणी उत्पादक है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जूट का उत्पादन होता है। कि पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। पहला है कि यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होते हैं। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। बिल्कुल पहला सही है, बी भी सही है और डी सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने पूछा गया है कि पवन
सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसी बहती है। दोस्तों पवन जो है, पवन मतलब हवा, पवन जो है सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, संघनित वायु की गति, या पौधे और जीव जंतुओं की गति। तो पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। दोस्तों इसमें कोई ट्रिक या टेक्निक लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सोशल साइंस के प्रश्न होते हैं और ये दोस्तों बेस होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न होता है। इसमें पेडोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये पेडोलॉजी बेस्ड नहीं है। इसमें जो तथ्यात्मक चीज़ें होती हैं वही आपका सही होता है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे है, और इस प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि यह स्थल रुद्ध है, यह महासागरों से घिरे हैं, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं? क्योंकि दोपहर का सूर्य जो होता है ठीक सिर के ऊपर होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए हम यहाँ पे अगले प्रश्न पर पहुँच चुके हैं कि एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, यह पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए ये रेखाएं जो है इनका उद्देश्य होता है कि पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढना। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, इसमें पूछा गया दोस्तों कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। 1988 में दिल्ली के फिरोजाबाद कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। और HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो इस प्रश्न का जो है राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा कि 1958 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें से आपको सही कथन दोस्तों यहाँ पे नहीं बताना था, नहीं कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो जबकि आपको भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। 1928 में दिल्ली के फिरोजाबाद कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी सही है कि। और HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। ये तीनों सही हैं, लेकिन यही गलत नहीं है, तो यही इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे अभिकथन और कारण बेस्ड प्रश्न पूछा गया है। कहा गया है कि दोनों को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद जो है जवाब दीजिए। अभिकथन दिया गया है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी। वहीं कारण कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन आपको यहाँ पे करना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। तो दोनों सही हैं, कथन, अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, या और आर एक ही व्याख्या करता है। दूसरा है कि दोनों ए आर सही है, किंतु आर जो है एक ही उचित व्याख्या जो है वो नहीं करता है। ये सही है या आर गलत है, ये गलत है किंतु आर सही है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत जो है हाल्ट मैकेंजी ने की थी, ये सही है। और राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो दोस्तों दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है एक ही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषीय विकास में सहायता करता है? संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करना, संसाधनों का पुनः चक्रण करना, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना। तो सही विकल्प का चयन आपको यहाँ पे करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषी विकास में सहायता करता है।
तो संसाधनों के खपत को घटाना, संसाधनों का पुनः चक्रण करना, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है, कहा गया है कि पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है। एक कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? पेरिया पूर्णम एक प्रकार की क्या है? तमिल कृति है जो हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वानों और कवियों के बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी बताता है, जानकारी देती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? शुद्धिकरण, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, निष्कर्षण, वस्तु की खोज। तो क्या चीज वस्तु अथवा पदार्थ को क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे संसाधन बनाने की बात की जा रही है कि उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। उपयोगिता जो है उस वस्तु के, उस पदार्थ को क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कहा गया है कि प्रेयरी को विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। प्रेयरी को विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। इससे इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो सही विकल्प का चयन आपको यहाँ पे करना है कि कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही होगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ लोग परिश्रमी होते हैं और कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे अगले प्रश्न में पहुँच चुके हैं। अगला प्रश्न है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? मानचित्र है कि उपग्रह से प्राप्त चित्र है, रग्बी गेंद है या ग्लोब है? तो बिल्कुल हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे तो ग्लोब क्या है? हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। अगला प्रश्न है यहाँ पे। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन दे रखा है कि जनजातियों के सांस्कृतिक परंपराएं, जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होते हैं। कारण दिया गया है कि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन आपको यहाँ पे करना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। कुछ जनजातियों के सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं, बिल्कुल सही है। वहीं बात करें कि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती हैं, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो आर है दोस्तों, यहाँ पे बात करें कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है एक ही उचित व्याख्या जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं कि वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे को जल, भोजन, वायु के इत्यादि से फैलती है उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं, संचारणीय बीमारियां कहते हैं, उपार्जित बीमारियां कहते हैं या जन्मजात बीमारियां कहते हैं? तो वही बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों जन्मजात बीमारियां, उन्हें दोस्तों संचारणीय बीमारियां कहते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ऐसी बीमारियों को संचारणीय बीमारियां कहते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि अभिकथन और कारण दोनों को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन यहाँ पे दे रखा है कि दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारण दिया गया है वे व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी बने थे। तो इसमें से आपको राइट जवाब जो है उसको बनाना है कि दोनों ए आर दोनों सही तथा आर जो है ए की उचित व्याख्या करता है, या ए जो आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें से आपको बताना दोस्तों, बिल्कुल इस बात पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसका जो अभिकथन दिया गया है वो गलत है, लेकिन कारण जो है इसका वो सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए
अगले प्रश्न में चलते हैं कि यहाँ पे अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। अभिकथन में बोला गया है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क दिया गया है कि यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन आपको यहाँ पे करना है कि कौन सा विकल्प जो है सही। तो प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम बात करें कि यह क्या करता है, यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति जो है संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान जो है सम्मान को विकसित करता है, बिल्कुल। तो ए बी दोनों सही हैं दोस्तों। यहाँ बात करें तो ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर तथा आर जो है एक ही उचित व्याख्या भी सही तरीके से कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगले प्रश्न में दिया गया है कि तर्क और अभिकथन को पढ़ना। अभिकथन दिया है कि भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तर्क दिया गया है कि मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता जो है किसानों में दुखों का कारण जो है बनती है। तो सही विकल्प का चयन आपको यहाँ पे जो है वो करना है। तो बिल्कुल सही विकल्प का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे हम बात करें जो कथन दिया गया उसके लिए जो तर्क दिया गया वो क्या सही है कि नहीं है। तो पहले हम अभिकथन देखते हैं कि भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले जो है रिपोर्ट किए गए हैं, बिल्कुल सही है। और उसका तर्क यहाँ पे दिया गया है क्यों आत्महत्या के मामले जो है रिपोर्ट किए गए। मानसून का अभाव और कर्ज या ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुख का कारण है, बिल्कुल दोस्तों। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, कहा गया है कि उस तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। बालवाड़ियों का प्रावधान, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान, रात की पाली के लिए ले जाने की सुविधा। तो इसमें से दोस्तों उस प्रश्न का राइट जवाब आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो बालवाड़ियों का प्रावधान करना, व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान एवं रात की शिफ्ट के लिए ले जाने की सुविधा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब पहला सी और डी ये कथन सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही हैं। परिप्रश्न उपागम के संबंध में कौन सा इसमें से सही है उसको आपको चुनना है, ठीक है। बिल्कुल, यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, यह साक्ष्य एकत्रित एवं मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे तो बिल्कुल आपका जो यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का क्या करता है, पता लगाने में मदद करता है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्यों की पहचान करें। विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों के संस्कृतियों को समझना, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि नक्शा बनाने की क्षमता है उसको विकसित करने के लिए उपदेश है, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर कारण और अभिकथन बेस यहाँ पे प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसे पूछा गया है, कहा गया है कि दोनों निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। बिल्कुल यहाँ पे अभिकथन दिया है कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण है कि इस विद्या विशेष में अंतर संबंध है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो बिल्कुल दोस्तों कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र उसमें शामिल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इन विद्या विशेष में अंतर संबंध होता है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब
ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो अभिकथन दिया वो भी सही है और जो इसके कारण बताया जा रहा है वो भी उसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है? क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया या कई पाठ्यपुस्तकों से? पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है? अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता जो है अपेक्षित है? तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे बात करें अगर हम, तो पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, इसके अलावा अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशलों में किस स्तर तक की क्षमता अपेक्षित है। बिल्कुल पहला और अंतिम। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका भी राइट जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं धीरे धीरे अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है कि भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक सक्रियवाद, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित लोकतांत्रिक मूल्य। बिल्कुल दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? यहाँ पे दोस्तों निगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो निगेटिव ही इसका आंसर होगा कि यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, यह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ साथ शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे अंक के आधारित पर कार्य का मूल्यांकन करना, यहाँ पे ग्रेडिंग की बात की जा रही है या रैंकिंग की बात की जा रही है। तो अगर ग्रेडिंग या रैंकिंग जैसे शब्द आपको देखने के लिए मिले तो बिल्कुल नेगेटिव होते हैं, उनको आपको तुरंत गलत कर देना है, और नहीं पूछा गया है तो नहीं वाला जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग के लिए लंबे समय तक काम करते हैं। अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। सही विकल्प का चयन आपको यहाँ पे करना है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, बिल्कुल ए और बी सही है। इसके अलावा यहाँ पे अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्ते की मांग के लिए लंबे समय तक कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा गया है कि रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। राजतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, गुटतंत्र के लिए या एक तंत्र के लिए? तो यहाँ पे लोकतंत्र, एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ क्या है? संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। तो सही विकल्प का चयन आपको यहाँ पे करना है कि कौन सा सही है। बिल्कुल यहाँ पे बात करेंगे तो संविधान में दिए गए आदर्शों पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए
यहाँ पे हम अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे अभिकथन और कारण बेस्ड प्रश्न है कि अभिकथन दे रखा है यहाँ पे कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। बिल्कुल। और वहीं आगे बात करें, कारण क्या दे रखा है कि खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इसमें उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। तो सही विकल्प का आपको यहाँ पे चयन जो है यहाँ पे करना है। तो बिल्कुल यहाँ बताना है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। केवल ए ही सही है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा क्योंकि अभिकथन सही दिया है और कारण जो है इसका गलत है।